मैडम लगा देंगे, मुझे तो लगा ही देंगे। थाना राहत नर्सिंग होम मानपुर बुधगेरे में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस चिकित्सा शिविर में निसंतान महिलाएं एवं हड्डी रोग से ग्रसित बूढ़े जवान महिला पहुंचे, जिन्हें उचित परामर्श दिया गया। खासकर जो निसंतान हैं, जिनके बच्चे नहीं होते हैं, शादी के 10 साल गुजर जाने के बाद भी बच्चा नहीं हुआ है, उसके लिए IVF फैसिलिटी के मदद से उनको बच्चा करवाया जाता है। वही माँ बाप का लाभ ले सकते हैं। ऐसी सुविधा से लैस आस्था लोक हॉस्पिटल जो पटना में स्थित है, उनके मैडम नीलू प्रसाद और उनके हस्बैंड महेश प्रसाद जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, दोनों इस शिविर में पहुंचे और लोगों को परामर्श दिए। उन्होंने कई महिलाओं को अपने हॉस्पिटल में संतान बनने का सुख प्राप्त करवाया है, इसकी जानकारी दिया। इस राहत नर्सिंग होम जो बुधगेरे में है, इनकी संचालिका जो है इरफाना जी, उन्होंने समाज के गरीब लोगों को देख और उनको अच्छी सुविधा के लिए ये नर्सिंग होम बनाई है, जिसमें लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। आज के समय में बहुत से लोग घुटने दर्द और कमर के दर्द से परेशान हैं, क्या उनको सलाह देना चाहेंगे सर? आज के हमारे जो प्रदेश है ना, इसमें सबसे ज़्यादा समस्या कमर दर्द, घुटना दर्द, गर्दन दर्द कॉमन है। तो उसका मेन वजह हम लोग के यहाँ पर प्रॉब्लम है वो है खाना का संतुलित नहीं है, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है, उसके शारीरिक लेवल में कोई दिक्कत नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा फैक्टर है स्ट्रेस में। लोगों को लगता है मैं कहाँ जाऊँ, मेरा पैसे का दिक्कत है, भविष्य के बच्चों का दिक्कत है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ का बेरोजगारी है, स्ट्रेस है, बीमारी नहीं है। स्ट्रेस की वजह से थकान हो जाता है, काम करने में दिक्कत होती है, तो लगता है कि हमें बीमारी हो गया। बेसिकली बीमारी नहीं है। जितने भी कमर दर्द है, घुटने का दर्द है, इसका सबसे बड़ा जो कारण अभी बताया, उसका कारण है एक जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर मिलेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर रियल में उसमें अगर 100 मरीज आते हैं तो उसमें मोटे तौर पर 60 से 70 मरीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके प्रॉपर काउंसलिंग होगा, बिना दवा का ठीक होगा। कुछ लोगों का 20% प्रॉब्लम है, उसकी समुचित इलाज की ज़रूरत है, जांच की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली वो ठीक। साइकोलॉजिकल डिजीज है? नहीं, साइकोलॉजिकल डिजीज नहीं है, रिफ्लेक्शन है। शारीरिक तौर पर एक कारण तो है नहीं। अगर हम 100 मरीज को देख रहे हैं तो हम यही बात बताएं कि 60 से 70 मरीज में जब हम लोग जाते हैं गहन चिंतन करने के बाद, तो लगता है कुछ तो नहीं, हमने काउंसलिंग कर दिया, ठीक हो गया। 20% केसेज में रियल में प्रॉब्लम है, उसका इलाज होगा, लेकिन हम तो 100 देख रहे हैं। मैसेज ये है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो कमर के रिलेटेड है या गर्दन से, उसमें काउंसलिंग प्रॉपर करें और इसको एक अच्छा डॉक्टर का सलाह मिले, वो बिना दवा के ठीक होगा। जो जॉब होल्डर होते हैं उनको खासकर साइटिका का प्रॉब्लम हो जाती है, उसका कारण है अलग। उसका कारण मेन है पोस्चरल प्रॉब्लम है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, लैक ऑफ बैलेंस। वो अपने काम के प्रति ज़्यादा आसानी है, खाना का फिक्र है नहीं। सवेरे उठने के बाद सबसे मोबाइल का व्हाट्सएप देखता है, कौन मेरे को मैसेज किया, कौन नहीं किया। जी। स्क्रीन टाइम को आप देखेंगे तो अभी हम लोग एक रिसर्च था कि जिस व्यक्ति का स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, वो मोबाइल में ज़्यादा रहता है, लैपटॉप पर ज़्यादा, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है फिजिकल। तो आज के ट्रेंड जो लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, से 50 साल पहले समस्याएं नहीं थी। जब से मोबाइल आया तब से हम लोग इसमें एक फॉल्स बुनियाद चला गया। रोज व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम, अपना फोटो आया कि नहीं, कितना लाइक किया कि नहीं, ये सब समस्याएं अलग टाइप की है, जिसका समुचित आज के डेट में भी एनालिसिस नहीं है। हम लोग रोज़ महसूस करते हैं। हम तो पटना मेडिकल कॉलेज में जब ओपीडी में बैठता हूँ, वहाँ के मैं सीनियर प्रोफेसर हूँ,
तो लगभग 300-350 मरीज होते हैं। मोस्टली पेशेंट का इसी तरह का प्रॉब्लम है। ये एलडीएल बढ़ने का भी प्रभाव पड़ता है इस पर? एलडीएल से डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं है, जो उसका रिलेटेड आपका हार्ट का इशू हो सकता है। जैसे हम लोग का भी लाभ स्टार पत्रकार लोग को ही है सर, मोबाइल ये करना, तो क्या खान पान का क्या सलाह देंगे सर? हम सलाह उसको स्क्रीन टाइम को अवॉइड तो कर नहीं सकते हैं। दुनिया में अगर हर जगह आपके हवा ही गंदगी फैल गई हवा में, तो उसको हवा को तो साफ करने का तरीका बड़ा मुश्किल। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो मेरा सजेशन उस लोगों के लिए है कि अपने एक टाइम का एक बैलेंस शेड्यूल बनाइए कि इतना देर मैं काम करूँगा, इतना देर एक्सरसाइज करूँगा, खाना पर ध्यान रखूँगा, साफ सफाई पर ध्यान रखूँगा। अपने लिए एक बैलेंस रूटीन चार्ट बनाइए, उसके तहत काम करिए। ये ना कि भाग दो कि जब 12 बजे तक काम करें, खाना भी नहीं खाए, कल खा लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। समय पर खाना भी खाना है, समय पर खाना ही खाली नहीं, एक्सरसाइज भी करना है, बैलेंस डाइट लेना है। जी जी। प्रोटीन की मात्रा, विटामिन की मात्रा, कैल्शियम, विटामिन डी रिच होना चाहिए जितना रिक्वायरमेंट है आपकी। ये नहीं कि भर पेट सब कुछ के लिए पेट भर गया। सर यहाँ पर बिहार में देखते हैं कि पेट कैसे भर जाए, ठुसा जाए, बस यही फेरा में रहता है, दाल भात सब्जी से ही। ये कारण है, इसी कारण से प्रॉब्लम है। जी एक जी। उम्र के पड़ाव तक अगर आप 25 से 30 के अंदर में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 40 के बाद आपकी समस्या शुरू होगी। अच्छा, किन्हीं को हाथ में झुनझुनी टाइप का होता है, सवेरे सवेरे उठने में 12 बजे ठीक हो जाता है? वही प्रॉब्लम है ना, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है उसको। जो खाना खा रहे हैं उतना शरीर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, तो शरीर को चाहिए। यस, 90% 80% प्रॉब्लम न्यूट्रिशनल है। आपको खाना में वो चीज़ नहीं मिल पाती जो जरूरत की चीज़ होनी चाहिए, तो हम लोग दवाई खा रहे हैं खरीद के। मैं जो डॉक्टर होते हुए दवा को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। दवाई मत खाओ। क्या चाहिए उसको खाने में? ड्राई फ्रूट सर, ड्राई फ्रूट रिच कैल्शियम, जैसे दूध का आइटम कोई भी हो, दूध खाइए, दही खाइए, पनीर खाइए, छेना खाइए। जिसका यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो प्रोटीन फूड से मना ही होता है। यूरिक एसिड का अलग बीमारी होगी, कॉमन आदमी की बात कर रहा हूँ। अब यूरिक एसिड में आइएगा तो अलग डिफरेंट बीमारी, उसका इलाज में होगा। उसका खाने से कोई बहुत मतलब नहीं, खाना नहीं खाइएगा, उसका परहेज के तौर पर पाला जाएगा कि वो प्रोटीन का चीज़ नहीं खाइएगा, क्योंकि आपको बीमारी है। तो सबके लिए तो नहीं एडवाइस कर रहा हूँ। जी जी, हाँ। हार्ट अटैक हो गया तो हार्ट का कॉमन बात हो आपका हार्ट का है तो हार्ट का स्पेशल इलाज करेंगे आपका। जी जी। उसी तरह से यूरिक एसिड का अलग इलाज होगा, और इलाज के साथ आपको रहना, आपके लिए अलग एडवाइस होगा। ये कॉमन एडवाइस बता रहा हूँ। जी जी जी। ठीक है, तो मेरा सजेशन है आज के दिनों में, इस भाग दौड़ की जिंदगी में परिचय दे दिया जाए। मैं सजेशन दीजिए सर। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने शरीर के समय को बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज रेगुलर 5 डे इन अ वीक, 5 दिन भी अगर आप 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज करते से ज़्यादा नहीं करना, बॉडी बिल्डिंग नहीं करना, आपके स्वास्थ्य के लिए मेंटेन करने के लिए। जी जी। मैं डॉक्टर महेश प्रसाद, सीनियर प्रोफेसर पटना मेडिकल कॉलेज, है ना, और सीनियर डायरेक्टर आस्था लोक हॉस्पिटल। मैं स्पेशलाइजेशन मेरा स्पाइन सर्जरी है। स्पाइन से रिलेटेड हम लोग से ज़्यादा सर्जरी पूरे बिहार में कोई नहीं करता। स्पाइन हम लोग पटना मेडिकल कॉलेज में एक बड़ा यूनिट हम लोग उसको डील करते हैं स्पाइन का। इसलिए कभी भी कोई दिक्कत है, हम अपने अस्पताल में भी हैं। आप मेरा अस्पताल में बृहस्पतिवार के दिन जो भी मरीज जाएगा अस्पताल के अंदर पटना मेडिकल, वो मेरे अंडर में भर्ती होगा। मेरा यूनिट पूरा 24 घंटे का चलेगा, तो जितने भी केसेस रहते हैं उसको देखता हूँ। मैं आज आया हूँ गया में, हमें याद नहीं कब आया, तो इन लोगों को कहा कि जाइए गया में, तो हम लोग से तो रेयरली भेंट होगी। आइएगा तो भी भेंट नहीं होगी, क्योंकि हम भीड़ में होते हैं, हमारी पूरी टीम है। तो मैं मैसेज आप लोग यही देना चाहता हूँ कि आज के डेट में जो डॉक्टरी हो रही है, वो डॉक्टरी से बियॉन्ड कुछ अगर जानना है तब तो आपको थोड़ा समय स्पेयर करना पड़ेगा। नॉर्मल डॉक्टरी तो है नहीं आज के दिन। जी जी। हम आए हैं तो लोगों को लगता है डॉक्टर साहब ऐसे लोग तो आते रहते हैं, ये भी आ गए, इसमें कोई नया बात है। लेकिन नया बात है, हम लोग के जैसे डॉक्टर यहाँ नहीं आए, क्यों आएंगे? हमको कहाँ फुर्सत है, कोई वक्त नहीं है। लेकिन हम लोग एक टीम है, मैडम भी आई है, वो भी नालंदा मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, भी ऑफ गायनिक के हैं। तो हम लोग कहते हैं कि लोगों को जानकारी तो हो। हाँ। मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, ये भी जानकारी नहीं है लोगों को, और भटक जाता है, लोग परेशान हो जाता है। सुझाव तो मिल जाता है कम से कम। मैं आया हूँ कि अवेयरनेस के लिए, मैं यहाँ मरीज का क्या इलाज कर सकता हूँ, एक एडवाइस दे सकता हूँ कि तुम क्या करोगे।
उसको अगर गरीब आदमी है उसको ये मदद कर सकते हैं कि तुम ऐसे भी हम अपने अस्पताल जो आस्था लोग है कि मैसेज आप लोगों के माध्यम से देना चाहते हैं। शनिवार के दिन पीछे विगत 15 वर्षों में मैं कोई फीस नहीं लेता हूँ, एक दिन गरीब आदमी शनिवार निःशुल्क, जबकि मेरा फीस है 1000 रुपये पटना में 1000, और वो भी नंबर लगा के नहीं है तो नहीं देख पाऊँगा। तो उतना सुविधा इसलिए देते हैं कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा। जी जी कम से कम परामर्श तो ले लो आप। सब लोगों को मैं बोलता हूँ कोई दिक्कत हो शनिवार के आके 12 बजे रजिस्ट्रेशन करा लो और कोई भी पैसा आपको नहीं लगेगा, फ्री का एडवाइस वंस इन ए वीक। और अगर लगता है कि बहुत है हम अस्पताल में नहीं रहना चाहते, अस्पताल में PMCH में आना चाहते हैं, तो PMCH में भी आकर एडवाइस ले सकता है। मेरे बृहस्पतिवार के दिन मेरा OPD है। अच्छा, अगर आप गुरुवार को मिलेंगे, हाँ, शनिवार को अपने क्लिनिक निःशुल्क सेवा। शनिवार के निःशुल्क की बात है, तो रोज हम हाँ निःशुल्क वाला। तो और आदमी बहुत दूर तक मेरे बेस्ट इलाज है, पैसा का हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए भी आ सकते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, उसके लिए भी रास्ता बता दिया। मेरा कहना है कि उसको एडवाइस मिलना चाहिए, गरीबी के कारण उसका इलाज वंचित नहीं हो। ये मेरा मैसेज है। मैं गया में आया हूँ, मेरा पर्पस अवेयरनेस है, लोगों का ध्यान आकृष्ट करना है कि तुम परेशान हो, कैसे तुम्हारा समुचित इलाज हो सकता है और कम पैसों में। यही मैसेज है बचाव के लिए परिस्थिति को लेकर। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि आज जो यहाँ पर कैंप का एक आयोजन किया गया है, उसका जो मेन पर्पस है कि जो भी महिलाएं हैं जिनको नेचुरल तरीके से बच्चा नहीं ठहर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन की समस्या, और उसके लिए क्या करते हैं कि लोग सही जगह पर सही समय नहीं जा पाते हैं। तो जिन लोगों को नेचुरली साल भर के अंदर बच्चे नहीं होते, उसको निश्चित रूप से आगे आना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए कि आखिर कारण क्या है, क्यों बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो फिर उसके लिए हम यहाँ पर एक कैंप लगाए हैं, एक अवेयरनेस कैंप, जिसमें कि हम चाहेंगे कि लोगों की जो समस्या है उस समस्या को सुने, समझें, और जो बेसिक जांच है जिसमें हम ये पता कर सके कि कहाँ समस्या है। 50% समस्या जो है वो पुरुषों में होती है, 50% समस्या जो है वो महिलाओं में होती है। तो अब है कि उस जांच के द्वारा पता करते हैं कि समस्या पुरुषों में है, अगर समस्या है तो फिर उसका निदान क्या है, नेचुरली वो कंसीव कर पाएंगे कि नहीं, नेचुरल तरीके से उसे बच्चे हो पाएंगे कि नहीं, और या फिर कुछ दवाई की ज़रूरत है, कुछ सर्जरी की ज़रूरत है। तो ये पुरुषों की बात हुई। महिलाओं में भी हम बहुत सारे बेसिक टेस्ट होते हैं, कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं, कुछ ट्यूब के टेस्ट होते हैं कि ट्यूब खुला है या बंद है, और फिर उसके साथ साथ उसमें कुछ टेस्ट करते हैं कि यूट्रस यानी बच्चेदानी, जिसमें बच्चे 9 महीने तक पलते हैं, बढ़ते हैं, उसमें क्या समस्या है, और साथ ही साथ उसके जो मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं, लाइक जैसे थायराइड का हो जाना, या फिर किसी का टीबी का हो जाना, या फिर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चे ठहरने में समस्या करती हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि पहले पता करें कि समस्या कहाँ है और फिर उसका हम निदान करें अकॉर्डिंग टू नीड। जैसी समस्या होती है हम समाधान करते हैं, और मेरा यही मोटो रहता है, हमारा यही है कि हर दंपति को माँ बाप बनने का एक अधिकार है, उसका राइट है। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर लोगों को जागरूक ही नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर। आपने बिल्कुल सही कहा। आज के दिन में भी जो बांझपन की समस्या है ना, लोग उसे अभिशाप के रूप में लेते हैं, उसे समझते हैं कि पिछले जन्म का कोई पाप है, कई तरह का ताना लोग मारते हैं और उसके बाद वो इसी सहारे में कि नहीं अब तो हमको होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो भाई एक अभिशाप है, हमारे पाप का, मेरे कर्मों का फल है। लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है, और यही कारण है कि लोग जो रूढ़िवादी में फंसे हुए हैं कि अब तो हमको बच्चा होगा ही नहीं, ये ऊपर वाले ने मुझे ऐसा कर्म का फल दिया है, पाप हमें उसका जो भोगना है वो हम भोगेंगे। और यही कारण है कि वो लोग जगह जगह पर जाके जो कुछ ओझा है, कुछ वैसे वैसे पुरोहित हैं, पंडित हैं, तो जगह जगह पर जाकर के वो क्या करते हैं कि
उनसे इलाज लेते हैं, जबकि उनका सही इलाज सिर्फ डॉक्टर के पास है। और एक बात जो सबसे सही बात है कि आज के इस आधुनिक युग में हर दंपति माँ बाप बन सकता है, बशर्ते की ज़रूरत है कि आप हमारे पास आइए। आज के जो वैज्ञानिक युग है उसमें अगर नेचुरल तरीके से अगर बच्चे जो पेट में ट्यूब में बनते हैं, बचदानी में जाके ग्रो करते हैं, हम उसको आधुनिक तरीके से अपने लेबोरेटरी में, अपने लैब में बच्चे तैयार करते हैं। और जब बच्चे 5 दिन या 6 दिन का हो जाता है तो पुनः हम उसके यूट्रस में ट्रांसप्लांट करते हैं। जो छोटा भ्रूण बनाते हैं उस भ्रूण को हम काफ़ी दिन तक सुरक्षित भी रखते हैं अपने कोल्ड स्टोरेज की तरह। 30 साल तक उस भ्रूण को हम अपने कोल्ड स्टोर में या अपने क्रायो कैन में रख सकते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि ये बिल्कुल ही जो अज्ञानता है या ना समझ है उसको, या उसको जानकारी नहीं है कि बच्चा होगा कैसे होगा नहीं होगा, आप आज हमारे पास आए और हम उसको समझेंगे और जो समस्या उसका समाधान करेंगे। आपको जो अधिकार ऊपर वाले ने दिया है माँ बाप बनने का, आप उसे पूरी तरह उसे आप पा सकते हैं और अपने घर खुशियाँ ले जा सकते हैं। जिन महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम्स हो या ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम हो, बिल्कुल ही सही बात है। कुछ उम्र के बाद या किसी कारण से अंडे बनने की जो मरीज में पैसे की थोड़ी दिक्कतें हैं उसको हम अपनी तरफ से मदद करते हैं ताकि वो माँ बाप बनने का सपना पूरा कर सके। तो वैसे कंडीशन में हम कुछ दिन तक उसे दवाइयाँ खिलाते हैं, दवाई से भी वो इम्प्रूव होता है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी सही नहीं होता है तो हमें और भी रास्ते अपनाने पड़ते हैं। मैडम, ये तो जो पहला हुआ वो बता रहे हैं, एक बच्चा होने के बाद 10 साल 15 साल का कई को देखें गैप हो जाता है, वो किस कारण से, ऐसे महिलाओं का क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर एक बच्चे नेचुरली आपके हो गए और उसके बाद 8 साल 10 साल 15 साल हो गया और फिर आपको बच्चे नहीं हो रहे, इसे हम लोग सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं। यानी कि एक बच्चे हैं फिर नहीं हो रहे हैं। तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में भी जो सबसे बड़ा कारण देखा जाता है कि या तो पति का शुक्राणु में कोई खराबी आ गई, या अंडे बनने में खराबी आ गई, या ट्यूब किसी तरह बंद हो गया। तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में तो चांस और भी ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी के, क्योंकि ऑलरेडी एक नेचुरल बच्चा हुआ है। उसके लिए भी वही बातें हैं जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी में होता है। जो पहली बात जो बच्चे होने में समस्या आती है, जिस तरह से जांच पड़ताल करते हैं, दूसरी वाले में भी हम लोग को जांच पड़ताल करना पड़ता है। अब फिर से वो माँ बाप बनेंगे। अच्छा, कॉमनली IVF कितने उम्र तक महिलाओं को किया जा सकता है? आज के अगर हम रिसर्च का अगर डाटा प्रोड्यूस करें तो 55 साल से लेकर के 58 साल तक की भी महिलाओं को IVF के द्वारा बच्चा हो सकता है। नॉर्मली और हुआ है खुद मेरे सेंटर पर 53 साल की महिला का, उसको आराम से बच्चे हुए हैं। एक्सेप्शन या नॉर्मली? नहीं, जो हमारे पास जो पेशेंट आएंगे हम उसी का तो इलाज करेंगे ना। समझ रहे बात को? ऐसा कहा गया है कि 45 तक लिमिटेशन। मैडम, एक गांव में भ्रांतियां हैं, कई महिलाओं को 5-6 लड़की हो जाता है, तो कहता है कुछ दवा ऐसा है कि जिससे बेटा हो सकता है, क्या इसमें सच्चाई है? ऐसा हो सकता है मैडम? देखिए, हमारे सेंटर पर कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि कोई दंपति आते हैं, मुझे 3 लड़की है, 2 लड़की है, 4 लड़की है और मुझे बच्चे की चाहत है, लड़के की चाहत। जी जी। तो हम एक बात इस पर कहना चाहेंगे कि जो बच्चे हम बना के बचदानी में डालते हैं, वो बच्चा लड़की है या लड़का है, मेल है या फीमेल है, उसका जांच करना सरकारी तौर पर वो बैन है। इसके लिए काफ़ी कड़े नियम और कानून हैं और हमारे देश में ये किसी भी सेंटर पर नहीं होती है। इसकी जो प्रक्रिया है लोग विदेशों में जाके करवाते हैं। तो इसके लिए तो पुरुष वर्ग दोषी है ना, वाई क्रोमोसोम एक्स बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम वाई क्रोमोसोम से मेल बनते हैं, लेकिन पुरुष के ही चलते समस्या हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं। लेडीज से भी? हाँ, क्योंकि हमारा जब फर्टिलाइजर होता है उसमें जो प्रोसेस होता है ना, उसमें मेल फैक्टर कहीं भी स्विप कर सकता है।
इसलिए ये कहना नहीं है कि पुरुषों पुरुष में पुरुष दोष है। कारण है कि मेल नहीं हो रहा है, ये नहीं है। हाँ, लेकिन ये एक बात है कि आईवीएफ में जांच करके बच्चे को पेट के अंदर डालना ये हमारे देश में नहीं होता है, विदेशों में है। इसका जो नाम दिया जाता है कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, इम्प्लांट करने के पहले जीन का टेस्ट करना, और ये हमारे देश में एकदम applicable कानूनन नहीं अपराध है ये। और हमारे देश में नहीं है। ये प्रक्रिया विदेशों में है, क्योंकि विदेशों में लड़के लड़की में वो समानता और बहुत सारी समस्या है जो रूल रेगुलेशन नहीं है, लेकिन हमारे देश में पूरी तरह बैन है। हालांकि यहाँ भी लोग कहते हैं कि और कहीं देखा जाता है देश में हो रहा है, लेकिन हम यही कहेंगे कि पूरी तरह बैन है और बिल्कुल हमारे देश में ये संभव नहीं है। पूरा परिचय दो। बाहर बोला जा रहा है, वो मंडे को जाएगा। मैं डॉक्टर नीलू प्रसाद, डायरेक्टर आस्था आईवीएफ एंड आस्था लोक हॉस्पिटल कंकड़बाग पटना। मैं अभी नालंदा मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के ऊपर में कार्यरत हूँ और 25 साल से हमारा कंकड़बाग में ये जो आस्था लोक हॉस्पिटल है वहाँ पर हमारी प्रैक्टिस है। 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मेरी पढ़ाई लिखाई सारी पटना मेडिकल कॉलेज से हुई, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। और अभी 10 दिन पहले मुझे PhD की उपाधि जो राज्यपाल के द्वारा वो मिली है। और हम जो IVF के क्षेत्र में हम मानते हैं कि सक्सेस रेट इतना अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो लैब की क्वालिटी है, हमारे यहाँ जो IVF के लिए जो प्रक्रिया है वो काफ़ी उन्नत क्वालिटी है। क्योंकि IVF की प्रक्रिया में हमारे आधे से ज़्यादा काम मशीन पर होते हैं, और मशीन कितने स्टैंडर्ड के हैं आपके, कितने हाई क्वालिटी के हैं, और ख़ास करके इम्यूनोलॉजिस्ट है जो बच्चे बनाते हैं, उनकी क्या डिग्री है, उनकी क्या एक्सपीरियंस है, ये इस पर निर्भर करता है कि IVF में जो बच्चे बनेंगे उनका सक्सेसफुल जो रिजल्ट होगा वो कितना मिलेगा। अच्छा, आईवीएफ में बहुत सारा बीमारी जो होती है तो वो इतना दूर से डॉक्टर साहब से PMC से बुलाई है, तो महिला के कुछ सुविधा देने के लिए ना, वो महिला ये चलते बुलाई है कि हमारा जितना भी बढ़िया से बढ़िया रोग कवर के फेंका जाए और बढ़िया बढ़िया आदमी से मुलाकात हो जाए। और दूसरी बात कि जहाँ तक महिला लोग के जितना भी पीड़ित रहेगा तक महिला से बात करेगा, समझ गए। तो इस नर्सिंग होम के लिए है कि जहाँ तक लगे भी बढ़िया से बढ़िया इलाज होगा, बढ़िया से बढ़िया मतलब मुफ्त में इलाज मिलेगा भी, और सेवा भी अच्छा ढंग से मिलेगा, साफ़ सुथरा सफाई इस सब में कोई कमी नहीं रहेगा। पूरा परिचय बताओ। मेरा नाम मनीषा सिंह हुआ, घर मेरा हरली हुआ, थाना मुफस्सिल, जिला गया, और यूनिसेफ से हम लोग ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हुए। 10 साल शादी हो गई, 10 साल 5 साल हो गया है और अब तक बच्चा जिसका नहीं हो रहा, तो बहुत दुखित हैं उन लोग। तो हम तो फील्ड वर्क में घूमते हैं, इसीलिए उन लोग बोले कि मैडम थोड़ा सा कोई अच्छी डॉक्टर नहीं है तो उनको बुलाइए, और फ्री में हम सोचे फ्री में लगवा देते हैं, गरीब लोग हैं उन लोग को सेवा हो जाए। वही मैडम आई हुई देखते हैं कहाँ से खास कर लोग यहाँ के लोग मानपुर प्रखंड में और वजीरगंज प्रखंड में जो गाँव आता है, जिसे यहाँ हो गया मुबारक चक, सनौर, सरैया, उसमें गोगा, घेरे, कैया, और वजीरगंज में हो गया जैसे सुंदरबन, और वहाँ पर बहुत सारे गांव हैं, काधा पीछा उत्तरपुर से भी आए हुए, रवादा से भी लोग आए हुए, जहानाबाद से भी लोग आए हुए हैं। ये लाभ उठाने से उनको क्या फ़ायदा होगा? ये लाभ उठाने से फ़ायदा है कि जिनको जो कष्ट है, तकलीफ है, वो तकलीफ दूर हो जाएगा और खुशियाँ आ जाएंगी। इस टाइप का कैंप बार बार लगेगा? जी, हम लोग तो सोच रहे हैं कि महीना में 2 बार लगाएं, मंथ में 3 बार लगे। हम लोग जो सेवा हो उचित हो, हम लोग चाहेंगे जितना और ज़्यादा लगे तो ज़्यादा अच्छा। खासकर यहाँ स्त्री रोग भी आए हैं, और जी तो वो बता रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूकता की थोड़ी कमी है, उन्हें नहीं पता रहता किस तरह इलाज किया जाता है। तो उन लोग जो ग्रामीण महिलाएं लोग जा रहे हैं उनको हम समझाने का काम कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। जाके गांव में हम मैं खुद घूम रही हूँ और सर भी जा रहे हैं, तो समझा बुझा किस तरह से उन लोग को मोटिवेट करके कहीं गांव की महिलाएं लोग जो होती हैं बहुत कम समझती हैं। बिल्कुल बीमारी रहा है कुछ, वो जबरदस्ती बोलेंगे हम कोई बीमारी है, हमको दवा चाहिए कुछ। अब कितनों भी उनको देख लीजिए, किस तरह का भी देखिएगा तो वैसे बोलेंगे हम कोई बीमारी ना था, रही ना होगा, वो ना होगा। इस तरह का समस्या है, गाँव में बहुत ज़्यादा समस्या है। हॉस्पिटल मेरा खोलने का पर्पस ये है कि यहाँ से लोग गया जाते थे, रसलपुर गुमटी भी कितना जाम रहता, आने जाने में बहुत कष्ट होती थी। बिल्कुल।
परेशानी बहुत झेलना पड़ता था। इसी चलते यहाँ बहुत लोग ग्रामीण जनता लोग बोले कि मैडम यहाँ पे एक हॉस्पिटल होना चाहिए। तो इसी बहुत लोग झाड़ फूक वगैरह में या ओझा या इस सब में जाते हैं, उनको कैसे टर्न अप कीजिएगा कि मेडिसिन में तुम हो जी वो सब पर विश्वास तो हम लोग नहीं करते और करना भी ना चाहिए। तो उसको टर्न अप कर लीजिएगा, जी टर्न अप कर लेते हैं, जागरूक करेंगे। अपना जागरूक करके अपना मोटिवेशनल पावर से उसको मोटिवेट करके ला के जागरूक कर लेते हैं। पूरा परिचय अपना दें। मेरा नाम इरफाना नाज हुआ, मैं हॉस्पिटल खोली हूँ। मेरे साथ और मेरे भाई हैं दानिशुर रहमान, दोनों साथ में मिलकर हम लोग को जो सेवा हो रहा है गरीब लोग को सेवा दे रहे हैं। मेरा नाम इरफाना नाज हुआ। मेरा